हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन का सेकंड पार्ट इफ़ेक्ट्स ऑन शेयर होल्डर्स आज हम कर रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर में आपको लास्ट में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन में बताया था कि इसका हम 3 कैटेगरीज में डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इफ़ेक्ट्स ऑन द कंपनी हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 इफ़ेक्ट्स ऑन शेयर होल्डर्स हम आज शुरू कर रहे हैं। शेयर होल्डर्स कंपनी के ऑनर्स हैं और उन्हें कंपनी का प्रॉफिट डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होती है तो कंपनी कब ओवर कैपिटलाइज्ड होती है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जब कंपनी की अर्निंग्स उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट से के अकॉर्डिंग कम होती है, रेट ऑफ रिटर्न कम होता है, तो कंपनी कॉन्टीन्यूटी में अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होता है तो कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड कहलाती है। अब अगर कंपनी का डिविडेंड अर्निंग कम है तो डिविडेंड भी अर्निंग्स में से दिया जाता है। हमको मालूम है कंपनी डिविडेंड कंपनी प्रॉफिट्स में से ही दे सकती है और कहीं से नहीं दिया जा सकता। अब अगर कंपनी की अर्निंग कम है तो डिविडेंड कम जाएगा और कम डिविडेंड जो है कंपनी का शेयर होल्डर्स को मिलेगा और इससे उनको कंपनी जो है रेगुलर भी नहीं मिलेगा और मिलेगा भी तो कम डिविडेंड मिलता है, तो एक ये लॉस होता है शेयर होल्डर्स को। नंबर 2 सेकेंड इसका शेयर होल्डर्स का है फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। जब कंपनी ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी का मार्केट वैल्यू बढ़ता है और अगर कंपनी कम डिविडेंड देती है तो उनका मार्केट वैल्यू भी कम हो जाता है और अगर कंपनी के शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उन्हें लॉस बेयर करना पड़ता है। थर्ड, अनएक्सेप्टेबल एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? जब हम कोई भी लोन लेते हैं तो उसके लिए हम कुछ भी सिक्योरिटी में देते हैं। अब यहाँ पे कोलैटरल सिक्योरिटी जब हम उसके साथ साथ कुछ और सेकंड सिक्योरिटी देते हैं तो वो अगर शेयर्स दी जाती है तो ऐसे में जो लोन देने वाली कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई बैंक है तो वो ऐसे में अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो उन शेयर्स को जो उस कंपनी के हैं ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी के हैं कोलैटरल सिक्योरिटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ऐसे में फिर लोन लेना मुश्किल हो जाता है। देन लॉस ऑन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या होता है? एक हम स्पेकुलेशन को गैम्बलिंग भी कहते हैं कि कई बार कंपनी जो होती हैं जिनके प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करते हैं उनके प्राइसेस को आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाकर या कम करके मार्केट में कई बार अलग तरह की जो सिचुएशन है वो बन जाती है और स्पेकुलेशन का जो नुकसान होता है वो शेयर होल्डर्स को जो कि जेन्युइन शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें होता है और अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो उसमें स्पेकुलेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और इस वजह से जो इन्वेस्टर जो गैम्बलिंग या स्पेकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है या उसके पास इंफॉर्मेशन सही नहीं होती है तो उसे लॉस बेयर करना पड़ता है। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर होल्डर और इन्वेस्टर इन दोनों में फ़र्क क्या है। कंपनी में जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो जब तक कंपनी किसी पर्सन को शेयर्स देती नहीं है तब तक वो इन्वेस्टर है या जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम इन्वेस्टर हैं, लेकिन जब हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं उसके शेयर होल्डर्स बन जाते हैं तो हम शेयर होल्डर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। नेक्स्ट है लॉस ऑन रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन हम सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं अकाउंट्स में कि जब कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन होता है तो रिकंस्ट्रक्शन रीऑर्गेनाइजेशन एक ही बात है
और रिकंस्ट्रक्शन में या रीऑर्गेनाइजेशन में अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है और वो अपने इसको ठीक करना चाहती है तो ऐसे में वो क्या करती है, रीऑर्गेनाइज करती है। और रीऑर्गेनाइज में वो क्या करती है कि अपने जो उसके एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, जो इकट्ठे हुए लॉस हैं, उन्हें राइट ऑफ करती है। और इसका जो इफ़ेक्ट होता है वो शेयर होल्डर्स को, क्योंकि कंपनी जो है अपने शेयर्स की फेस वैल्यू को भी कई बार कम दे करती है, रिडक्शन ऑफ कैपिटल जब कंपनी की होती है, तो ये उसका नुकसान किसे होता है, शेयर होल्डर्स को होता है। तो ये जो इफ़ेक्ट्स थे शेयर होल्डर्स के ऊपर, ये सारे एक तरह से नेगेटिव हैं अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड हो जाती है। इसी तरह से इफ़ेक्ट्स ऑन सोसाइटी जो है उसमें कौन कौन से हमारे ओवर कैपिटलाइजेशन के एविल इफ़ेक्ट्स होते हैं। नंबर 1 है लॉस टू कंज्यूमर्स जो है उन्हें लॉस इस तरह से होता है कि जब कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड सिचुएशन में अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने की कोशिश करती है, एफर्ट्स करती है, तो कंपनी क्या करती है, कई बार प्राइसेस को बढ़ा देती है और क्वालिटी को डिक्लाइन कर देती है। अब प्राइसेस बढ़ेंगे, क्वालिटी इम्प्रूव होने की बजाय वो उसको अगर कम करते हैं, इम्प्रूव करने की बजाय अगर उसे कम कर देते हैं, तो कंपनी को जो प्रोडक्ट है उसको जो यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स हैं उन्हें पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा और उनको क्वालिटी भी कम मिलेगी, तो कंज्यूमर को इससे नुकसान होता है। नंबर 2 लॉस टू वर्कर्स, जो कंपनी के वर्कर्स हैं उन्हें लॉस इस तरह से है कि कम अर्निंग्स की वजह से उन्हें वेजेस कम मिलेंगी, कंपनी को कम अर्निंग्स हो रही हैं तो वेजेस कम करेंगे, या जो भी वेलफेयर के लिए उनकी स्कीम्स हैं उन्हें वो विड्रॉ करेंगे या उन्हें थोड़े टाइम के लिए रोक देंगे, तो इसका नुकसान किसको होता है, वर्कर्स को होता है। देन मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। अब सोसाइटी के रिसोर्सेज क्या है, ये जो फंड्स हैं, ये जो कैपिटल मार्केट में जो लोग अपना इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो फंड्स हैं, अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो इसका मतलब कंपनी उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही ना, या तो उनके पास एक्सेस मनी है या शॉर्टेज है। तो मतलब जिस तरह से भी अगर हम ओवर कैपिटलाइज्ड कंपनी की बात करते हैं कि कई बार वहाँ पे फंड्स ज़्यादा होते हैं, अब फंड्स ज़्यादा होंगे तो उनका अगर सही यूटिलाइजेशन नहीं होगा तो इसे कहा जाता है मिस यूटिलाइजेशन ऑफ सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। देन एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एडवर्स किस तरह से इफ़ेक्ट पड़ता है इकॉनमी के ऊपर कि जब कंपनी ओवर कैपिटलाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, उसको सुधार नहीं पाती है, अर्निंग्स को बढ़ा नहीं पाती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आती है कि कंपनी को उसको क्लोज़ करना पड़ता है, कंपनी बंद करनी पड़ती है, और उसका जो है नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है क्या है, इकॉनमी के ऊपर पड़ता है कि कंपनी में जो इन्वेस्ट लोग करना भी कम कर देते हैं, लोगों को फेथ कम हो जाता है, और कंपनी जब बंद हो जाती है तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इफ़ेक्ट होता है, रुकता है। देन लास्ट इसका सोसाइटी का इफ़ेक्ट जो है वो है रिसेशन। देखिए कंपनीज़ बंद होना शुरू हो जाएंगी, कंपनीज़ में जो वेजेस हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, ये जो हमने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं सोसाइटी का, जो हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स में आती है, या जो परचेजिंग पावर कम होती है, तो ये सब किसकी तरफ ले जाते हैं, सोसाइटी को या इकोनॉमी को रिसेशन की तरफ। तो ये रिसेशन भी अल्टीमेटली इसी वजह से होता है कि इस तरह की सिचुएशंस एडवर्स जब हो जाती हैं तो इसके ये नेगेटिव उसमें आता है कि वो रिसेशन आना शुरू हो जाता है। तो ये सारे हमारे नेगेटिव आप कह सकते हो ओवर कैपिटलाइजेशन के जो हैं इफ़ेक्ट्स थे कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डर्स के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। नेक्स्ट इसमें हमारा हेडिंग आता है रेमेडीज़ फॉर ओवर कैपिटलाइजेशन। अब ओवर कैपिटलाइजेशन को ऐसा तो नहीं कि चलने देना है होता है, कंपनी पूरे एफर्ट्स करती है उसे कंट्रोल करने के, और उसके कई तरीके हैं, तो रेमेडीज़ में हम उन्हें ही डिस्कस करेंगे। रेमेडीज़ में नंबर फर्स्ट पॉइंट हमारा है रिडक्शन इन लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म लोन या डिबेंचर्स जो कंपनी ने इशू किए होते हैं, अगर हम उनको कम कर देते हैं, क्योंकि कंपनी को लोन के ऊपर
ऊपर या डिवेंचर्स के ऊपर जो डेट्स होते हैं कंपनी के, उनके ऊपर इंटरेस्ट देना कंपलसरी होता है। कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, इंटरेस्ट देना ज़रूरी होता है। एक फिक्स्ड जो कंपनी की जो लायबिलिटी होती है और ज़रूरी होती है। और अगर कंपनी इस तरह से अपनी रेमेडीज़ में वो रिडक्शन की बात करती है कि लॉन्ग टर्म डेट्स को वो पे करे, तो हम अगर देखें कि लॉन्ग टर्म डेट्स को कैसे पे किया जा सकता है या रिड्यूस किया जा सकता है, तो कंपनी उसको कैसे ख़त्म करेगी? या तो कंपनी अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को यूज़ करेगी, और कंपनी के पास अगर फंड्स नहीं हैं तो कंपनी नए शेयर्स मार्केट में इशू करेगी और फंड्स इकट्ठा करके वो लायबिलिटीज़ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करेगी या लोन को पे करेगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कंपनी में अगर पहले ही कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो क्या कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी? अगर हम ओवर कैपिटलाइजेशन कंपनी की बात करते हैं तो नहीं होती हैं, तो ऐसे में रिटेन्ड अर्निंग्स होना ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला मेथड भी कई बार नहीं ऑप्ट कर पाती कंपनी इस वजह से। तो सेकंड, अगर हम लेते हैं कि नए शेयर्स को इशू कर सकती है कंपनी। अब नए शेयर्स को इशू करने के लिए भी कंपनी में मार्केट में अच्छी गुडविल होनी ज़रूरी है, शेयर का मार्केट प्राइस अच्छा होना ज़रूरी है। लेकिन कई बार ये भी नहीं हो पाता है और कंपनी का जो शेयर है इशू है, शेयर का इशू है वो कैंसिल हो जाता है। पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं देती है तो शेयर इशू कैंसिल हो जाता है और कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है इशू करने की। तो इसलिए ये वाला तरीका ज़्यादा कंपनी के लिए पॉजिटिव नहीं है। देन सेकेंड आता है रिडक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कि कंपनी अपने डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे। जो एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको नए डिबेंचर्स, पुनः ओल्ड डिबेंचर्स की जगह नए डिबेंचर्स लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के इशू किए जाएँ। लेकिन ये तभी हो सकता है कि जब हमारे डिबेंचर होल्डर्स इस बात के लिए हाँ करें। अगर वो इसको डिस्काउंट कम पर, मतलब अगर सीधी सी बात है कि अगर हम किसी को कहेंगे कि वो कम रेट वाला ले तो उसके लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब डिस्काउंट देना पड़ेगा तो कंपनी को उसमें भी लॉस होता है, फिर डिस्काउंट का लॉस भी कंपनी को करना पड़ता है। इसलिए ये वाला मेथड भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं माना जाता। नंबर थर्ड जो हमारा इसमें रेमेडी है वो है रिडम्पशन ऑफ हाई डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स, कि जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स जिनका रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा है लेकिन उनकी अर्निंग कम होती चली जा रही है तो उन्हें रिडीम किया जाए। अब उन्हें भी रिडीम करने के लिए कंपनी को या तो फिर क्या करना पड़ेगा कि कंपनी को फंड्स की ज़रूरत है और फंड्स इकट्ठा करना कंपनी के लिए मुश्किल है। अब ऐसे में कंपनी के लिए ये वाला तरीका भी, अगर फंड्स नहीं हैं कंपनी के पास, रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है या कंपनी के पास फंड्स नहीं है जिससे कि वो रिडीम कर सके, तो कंपनी के लिए ये वाला तरीका भी बेनिफिट नहीं देता है। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स। रिडक्शन इन पार वैल्यू में हम जो कंपनी की पार वैल्यू है, यानी कि अगर कंपनी का शेयर मान लीजिए 100 रुपीज़ का है, उसकी पार वैल्यू को 50 रुपीज़ कर दिया जाए या आधे से और कम कर दिया जाए, तो ऐसे में जो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं, अर्निंग का रेट जो है वो बढ़ जाता है। अब कैसे बढ़ जाता है इसको हम एक एग्जांपल में इस नंबर 4th पॉइंट में समझते हैं कि मान लीजिए सपोज़ एक कंपनी है जिसके 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। इसकी एनुअल अर्निंग जो है वो 60,000 है। अब 60,000 अर्निंग्स हैं, कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं और 100 रुपीज़ का एक शेयर है। हम क्या करते हैं, हम पर शेयर अर्निंग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 60,000 को डिवाइड करो 10,000 से, 6 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग आ गई। अब 6 रुपीज़ पर शेयर अर्निंग जो है, अब शेयर का प्राइस है 100 और 6 रुपीज़ उसकी अर्निंग है, तो हम इसको 6/100 × 100 करते हैं तो हमारा परसेंटेज में रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है 6%। ये तो था पहले। अब मान लीजिए कंपनी अपनी पार वैल्यू को कम करती है, 100 रुपीज़ के शेयर्स को 50% कम करके, पार वैल्यू को कम करके 50% कम करके 50 रुपीज़ पे ले आती है। अब 50 रुपीज़ का जो शेयर है अगर बन जाता है, अर्निंग तो वही रही 60,000, नंबर ऑफ शेयर्स भी वही रहे 10,000। अब 6 रुपीज़ तो अर्निंग पर शेयर तो वही रही, लेकिन पार वैल्यू कम होने से क्या हुआ कि जो हमने 6/100 × 100 किया था, अब हो जाएगा 6/50 × 100। अब देखो 6/50 × 100 किया तो वो कितना बन गया? 12। तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो पहले 6% था अब कितना हो गया? 12% बन गया। अब ये जो है मार्केट में भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन को लेकर जाएगा कि 12% का उनका अर्निंग पर शेयर है, तो इस और कंपनी के गुडविल को भी बढ़ाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शेयर होल्डर्स अपनी
यस अपनी कंसेंट दें, ठीक है। तो नंबर 4 जो है एक अच्छा रेमेडी का तरीका है, पॉइंट है, लेकिन इसके लिए शेयर होल्डर्स का कंसेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स। इसी तरह से नंबर 5 जो है रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स जो है, नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कर दो। अब नंबर ऑफ शेयर्स को रिड्यूस कैसे करना है, इसके लिए हमने आपको एक एग्जांपल से समझना है कि जैसे कंपनी के जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनमें उनको जैसे 5-5 शेयर का एक शेयर बना दिया जाए, 10-10 शेयर्स का एक शेयर बना दिया जाए, तो उससे उसका क्या हो जाता है, रेट ऑफ अर्निंग्स जो है वो बढ़ जाती है। एग्जांपल लेते हैं इसका कि एक कंपनी जो है उसके 50,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ ईच है, और मैनेजमेंट क्या करती है, 10 रुपीज़ के ही शेयर में उसे 5 ओल्ड शेयर्स के बदले में एक शेयर देती है। अब इससे क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। कैसे रिड्यूस हो जाएंगे, देखो 10 शेयर्स के बदले में 5 शेयर्स के बदले में अगर एक शेयर मिलता है तो जो 50,000 शेयर्स हैं वो रह जाएंगे 10,000, और 10 रुपीज़ का जो फेस प्राइस है वो वही रखेंगे, उसमें चेंज नहीं करना। बस ये ध्यान रखना है इस एग्जाम्पल में कि 10 रुपीज़ का एक शेयर रहेगा। अब वो 5 के क्लब होकर भी एक शेयर बन गया, तो पहले जो 50 रुपये की जो फेस वैल्यू थी, अब वो कितने की, वो 10 वाली ही रहेगी, उसको आपने 50 नहीं करना है, अदरवाइज़ हमारा जो हम इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि 10 फेस प्राइस वही रहेगा 10 रुपीज़, बस क्लब कर देंगे शेयर्स को, 10 जो शेयर्स हैं या 5 शेयर्स हैं जो भी आपको बताया जाता है उसके बदले में एक शेयर दिया जाता है। अब इससे क्या होगा, देखो हमारा जो ये एग्जांपल है इसमें इन्होंने क्या किया कि 5 शेयर्स के बदले में नया एक शेयर दिया, 10 रुपीज़ ही रखे, तो हमारे 50,000 की जगह 10,000 शेयर्स बन गए और 10 रुपीज़ ईच ही रहा, तो 1 लाख बन गया हमारा इसमें कैपिटलाइजेशन, ठीक है। और जो पहले 5 लाख की कैपिटलाइजेशन थी अब कितनी बन गई, 1 लाख, और इससे हमारा रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। जब रेट ऑफ रिटर्न इम्प्रूव होगा तो हमारा मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा। नंबर 6 आता है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट में भी पूछे जाने वाला पॉइंट है। प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है तो, और उसमें कंपनी उसको वापस कंपनी जो है में इन्वेस्ट कर देती है, रिटेन कर लेती है, जिसको हम रिटेन अर्निंग्स भी कहते हैं। रिटेन करने का मतलब होता है कि कंपनी उसे वापस कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, अपनी कंपनी में ही लगा रही है, डिविडेंड नहीं बांट रही है, तो ये एक कंपनी का इंटरनल सोर्स भी बन जाता है। और अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड है तो ऐसे में कंपनी जो है प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स करके अपनी सिचुएशन को इंक्रीज कर सकती है, अपनी अर्निंग्स को बढ़ा सकती है। तो इस तरह से प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी एक अच्छा तरीका है अपनी ओवर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन को इम्प्रूव करने का, उसको सॉल्व करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ओवर कैपिटलाइजेशन की जो प्रॉब्लम बन गई है उसे सॉल्व करने का। अब हम रेमेडीज़ को, अगर हम ये जो रेमेडीज़ 5 रेमेडीज़ हैं अगर हम इसे डिस्कस करते हैं, तो जो प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स है वो कंपनी की इनिशियल स्टेज में अगर कंपनी ओवर कैपिटलाइज्ड होती है तो ऐसे में उस समय ये बेस्ट माना जाता है। उस समय कंपनी के पास प्रॉफिट्स वो उसे दोबारा से इन्वेस्ट करके उसे ठीक कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी ये स्टेज शुरू में ना आकर ओवर कैपिटलाइजेशन की बाद में आती है तो नंबर 4 और नंबर 5 जो रिडक्शन इन पार वैल्यू ऑफ शेयर्स और नंबर 5 इसमें रिडक्शन इन द नंबर ऑफ शेयर्स है वो बेस्ट माना जाता है तरीका। लेकिन उसके लिए शेयर होल्डर्स की कंसेंट बहुत ज़रूरी है और मैनेजमेंट को उन्हें फिर कन्विंस करना पड़ता है ओवर कैपिटलाइजेशन को सुधारने के लिए, उसकी सिचुएशन को फेयर कैपिटलाइजेशन में लाने के लिए।